गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। यस सर। देखिए, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक बार बताइए, ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, है ना? अल्फ्रेड वेगनर एक जलवायुवेता थे, जर्मनी के। ठीक है। इससे पहले सिद्धांत दिया था एफ.जी. टेलर ने 1910 में, और इन्होंने दिया था सिद्धांत 1912 में। हम बात कर रहे हैं आपसे कि यह सिद्धांत जो था उसमें बताया गया था दो स्थलखंड और जलखंडों के बारे में, पेंजिया और पैंथालस। पेंजिया का मतलब क्या था? स्थल भाग। और पैंथालासा का मतलब, इसका अगर हिंदी में मतलब निकाले तो इसका मतलब है संपूर्ण स्थलीय क्षेत्र या संपूर्ण पृथ्वी का भाग, और इसका मतलब होता है संपूर्ण जल क्षेत्र। ठीक है, हमने दोनों के बारे में पढ़ा। बताओ, कोई डाउट है क्या? जो पेंजिया पैंथालासा के विभाजन को इसने बताया, और विभाजन के बाद आपके महाद्वीप और महासागर बने। क्या बने? महाद्वीप और महासागर बने। बोर्ड साफ दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। हमने जो सिद्धांत पढ़ा था उसमें कोई डाउट है क्या? यस या नो में जवाब दीजिए बेटा। नो सर। नो सर। ठीक है। इस सिद्धांत में हमने जो पक्ष में प्रमाण पढ़े थे, जो इसने अपने पक्ष में प्रमाण दिए थे कि महाद्वीपीय तटों में साम्यता है, उनकी आयु में साम्यता है, जीवों में साम्यता है। ठीक है, ये जो इसके पक्ष में प्रमाण थे वो बताते हैं कि वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था वो वास्तव में सही था। आरंभ में जो वर्तमान स्थिति है वो नहीं थी। आरंभ में सारे महाद्वीप एक जगह थे, चारों तरफ घिरा हुआ क्षेत्र था, वो क्या था? आपके जलखंड था। ये जो भाई आसपास में म्यूजिक चल रहा है, तो ये अपनी वॉल्यूम, सॉरी, ऑडियो म्यूट कर दीजिए, या मैं करूं? विशाल प्रजापत, हाँ सर। और क्वेश्चन पूछना है बेटा? नो सर। तो अपनी ऑडियो म्यूट कीजिए बेटा, यहाँ से आपकी आवाज आ रही है। देखिए, जो सिद्धांत इन्होंने दिया उस सिद्धांत कोई भी आए XYZ, उस सिद्धांत के विपक्ष में भी जो आलोचक है वो अपनी आलोचनात्मक बिंदुओं को रखते हैं। ऐसे ही वेगनर के सिद्धांत में भी आलोचनाएं सामने आई, और आलोचना के कुछ बिंदु पढ़ते हैं। देखो, दो चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो तो उसके अगर मेरिट पढ़ने के साथ साथ उसके डीमेरिट भी पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाता है। तो इसकी आलोचना क्या थी? पहली आलोचना साम्यता के संदर्भ में थी। उसने बोला कि दो तटों में साम्यता है, तो इसकी आलोचना थी कि आपके अमेरिका और अफ्रीका, अमेरिका और अफ्रीका के तटों को जब मिलाया जाए, अमेरिका और अफ्रीका के तटों को जब मिलाया जाए तो ये तटों के बीच में इसने कहा था साम्यता है, और इस चीज को क्या कहा था बेटा? जिगसा फिट।
क्या कहा था? जिगसा फिट कहा था। क्या कहा था बेटा? जिगसा फिट। अरे बोला करो बीच बीच में, जब जवाब पूछा जाता है तो बोलिए। क्या कहा था? जिगसा फिट। लेकिन जो इसकी आलोचना हुई, इन आलोचकों ने बताया कि इन्होंने बताया था कि हम 1000 पेदम, पेदम पेदम यानी एक पैर अपन पूरा खोल के चलते हैं, तो एक पेदम लिख लीजिएगा। एक पेदम का मतलब होता है 6 फीट या 6 फुट। लिख लीजिएगा बेटा, एक पेदम का मतलब कितना होता है? 6 फीट। और 1000 पेदम का मतलब कितना हुआ? 6000 फीट। वेगनर ने अपनी साम्यता में 6000 फीट की गहराई तक की बात की थी। कितनी बात की थी? 6000 फीट के गहराई तक की बात की थी। लेकिन इसकी आलोचकों ने कहा कि जब इन भागों को हम जोड़ते हैं तो लगभग 15 डिग्री का अंतर आपको मिलता है इनकी साम्यता में। कितना डिग्री का अंतर मिलता है? साफ 15 डिग्री का अंतर मिलता है। इस कारण से वेगनर का ये जो साम्यता वाला बिंदु है वो क्या होता है? फेल हो जाता है। क्या होता है बेटा? साम्यता वाला बिंदु फेल हो जाता है, आलोचकों ने कहा। ठीक है। दूसरी बात साम्यता के बिंदु से कि वेगनर ने क्या किया? दोनों खंडों को जोड़ने की बात की, दोनों खंडों को जोड़ने की बात की। अब ये दोनों खंड जुड़े हैं तो देखो इसके अंदर एक बताया गया मध्य महासागरीय कटक। नाम सुना है क्या? यस सर। मध्य महासागरीय कटक किसमें सुना था? ज्योति सैनी, ज्योति शर्मा। मध्य महासागरीय कटक का नाम सुना है क्या? नो सर। बेटा मध्य महासागरीय कटक बताया था एटलांटिक महासागर है आपका। इस एटलांटिक महासागर के बीच में एस आकार, पहले नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों जुड़े हुए थे, ये इससे। अब इनमें क्या हुआ? विस्थापन हुआ, तो इस महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार के कारण एक कटकीय शिलाकृति बन गई। इसको हमने क्या कहा? मध्य महासागरीय कटक कहा। क्या कहा? मध्य महासागरीय कटक। अब बोल रहे हैं कि यहां से लेकर के और यहां तक का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे नवीन शिलाकृति है और गहराई तक ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित तली है। अब बताओ कोई चीज आपकी बीच में पड़ी है और वो गहराई तक है, तो हम दो क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं क्या? आपस में जोड़ के देख सकते हैं? नहीं। जोड़ के देख सकते हैं क्या? तो इन्होंने कहा कि साम्यता बताई, साम्यता बताई, लेकिन ये बोला कि मध्य महासागरीय कटक इसके बीच में है। मध्य महासागरीय कटक क्या है? इसके बीच में है। और ये मध्य महासागरीय कटक इसके साम्यता के बिंदु को क्या करती है? खारिज करती है। साम्यता के बिंदु को क्या करती है? खारिज करती है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? साम्यता के बिंदु को क्या करती है? खारिज करती है। इसके बाद आपकी और क्या थी आलोचना? इसके बाद मुख्य आलोचनाओं में हम देखें तो इसकी आलोचना में एक आलोचना आती है कि भाई तट की साम्यता तो हो गई दूर, तट की साम्यता क्या हो गई? दूर, आलोचना हो गई। अब उसने कहा कि जब पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। आप मेरे को एक बार बताइए, पढ़ाया हुआ है परिक्रमण तो क्या होता है? भाई सौरमंडल पढ़ाया था ना, परिक्रमण का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। चक्कर लगाना, सबको पता होना चाहिए बेटा। और घूर्णन का मतलब क्या हुआ? अपने अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। अब परिक्रमण और घूर्णन, ये तो पृथ्वी अपनी क्रिया कर रही थी। इसके साथ साथ बोला कि परिक्रमण के कारण उत्पन्न क्या? गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल। दो बल तो आपके ये लगे थे। तीसरा बल कौन सा लगा? ध्रुवीय बल। कौन सा बल लगा? ध्रुवीय बल, जिसको पुरा चुंबकत्व बल कहते हैं।
जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पोलर से लगा और ये पोलर से लग करके क्या कर रहा है, वो खींच रहा है। ठीक है, पूरा चुंबक था वो बल। अब इसने कहा कि ये जो बल लगे पृथ्वी के, अब कोई भी चीज जैसे पृथ्वी की जो महाद्वीपीय खंड है वो आपके महासागर या वेगनर ने कहा था सियाल परत है वो सीमा परत पर तैर रही है। सियाल परत है वो सीमा परत पर तैर रही है। अब ये परत तैर तो रही है, इसमें जो बल लगे क्या खींचने वाले बल, बोले कि ये बल है वो सही नहीं बताया इसने, बलों के बारे में सही नहीं बताया। क्यों सही नहीं बताया? क्योंकि महाद्वीपों को खींचने वाले ये बल है, ये बल बहुत ज्यादा, वर्तमान बल से बहुत ज्यादा बल, कई गुना ज्यादा, कई हजारों गुना ज्यादा बल हमें चाहिए था। किसके लिए? इन महाद्वीपों में विखंडन और महाद्वीपों में विस्थापन के लिए। यानी वर्तमान बल से कई गुना ज्यादा बल हमें आवश्यक था। किसके लिए? विखंडन के लिए और विस्थापन के लिए। तो बताओ साहब, इतना बल अगर पृथ्वी पे लगा होता तो पृथ्वी ये दोनों क्रियाएं करती क्या? दोनों क्रियाएं करती क्या? गुणन और परिक्रमण करती क्या? तो पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है? सुनना बेटा, जैसे आपने कोई लोहे की बॉल ली हाथ में, मेरी बात समझना, आपने लोहे की बॉल ली और लोहे की बॉल को घुमा दिया, लोहे की बॉल को क्या कर दिया? घुमा दिया। अब लोहे की बॉल को घुमाने के बाद आप क्या कर रहे हो? इसके क्षेत्र में कोई चुंबक तब ला रहे हो, चुंबकीय बल, यानी हम ग्रेविटी को कैसे चुंबक से देखेंगे ना, हम चुंबक ला रहे हैं इसके आसपास में। तो बताओ लोहे की घूमती बॉल, अगर इसके ज्यादा फोर्स वाला चुंबक इसके पास लाएंगे तो घूमती बॉल घूमे जाएगी, रुक जाएगी? बताओ, घूमे जाएगी, रुक जाएगी? रुक जाएगी। रुक जाइए सर। आप चाहो तो आप एक्सपेरिमेंट कर लेना घर पे। लोहे की बॉल को घुमाया और चुंबक पास में लाई तो वह बॉल क्या होगी? रुक जाएगी, क्योंकि उसमें उसका आकर्षण बढ़ जाएगा, चुंबक का क्या होगा? आकर्षण बढ़ जाएगा और बॉल क्या होगी? रुक जाएगी। क्या होगी? बॉल रुक जाएगी। तो बोले कि उस समय जो बल लगा था, अगर बल इतना पावरफुल होना चाहिए था, नहीं तो ये विस्थापन नहीं होता। अगर बल पावरफुल है तो बताइए, बल पावरफुल है तो यह विस्थापित क्यों हुआ? भाई पावरफुल था तो विस्थापित हो गया, और हुआ तो पृथ्वी स्थिर क्यों नहीं हुई? हुआ तो पृथ्वी स्थिर क्यों नहीं हुई? इसके बारे में वेगनर ने नहीं समझाया। किसने नहीं समझाया? वेगनर ने इसके बारे में नहीं समझाया। तो बताओ बात क्लियर हुई क्या? भाई बताओ, समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद एक आलोचना ये कि जो हमारे इसके कारण बने हैं पर्वत, एंडीज उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, तो ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी है। तो उसने बताया कि सियाल जो परत है वो सीमा पे तैर रही है साहब। अब तैर रही है वो तो बात आपके ठीक है, लेकिन तैरते तैरते कौन सा अवरोध आ गया? तैरते तैरते कौन सा अवरोध उत्पन्न हो गया कि यह परत आगे जा ही नहीं सकी? उस सियाल परत में तो, सीमा परत में तो लिक्विड फॉर्म है, तो वहां अवरोध कौन सा आ गया? इस अवरोध के बारे में भी वेगनर ने अपने सिद्धांत में नहीं बताया। अवरोध के बारे में वेगनर ने अपने सिद्धांत में नहीं बताया। तो ये भी वेगनर की क्या है? आलोचना है। किसकी आलोचना है? वेगनर की आलोचना है। तो बताओ, वेगनर की आलोचना में साम्यता की आलोचना आ गई, ठीक है, और आयु संरचना की आलोचना आ गई। तीसरी बात, आपके गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ी हुई आलोचना आ गई। चौथी बात, रॉकीज एंडीज या जितने भी वलित पर्वत बढ़े उनसे जुड़ी हुई आलोचना आ गई, वेगनर से जुड़ी हुई। वेगनर कहाँ के थे भाई? जर्मनी के थे ना? क्या थे?
जलवायु वेता। वेता। बताओ, क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर Yes, हुआ? यस सर। ओके। sir. अगला जो सिद्धांत आता है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो महासागर और महाद्वीप से के निर्माण से जुड़ा हुआ बिंदु है। और महाद्वीप और महाद्वीप के महासागर के निर्माण में और कौन कौन से सिद्धांत है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन सिद्धांतों में एक नाम आता है संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धारा सिद्धांत, देखो, संवहन धारा सिद्धांत को आप एक बिंदु से समझ सकते हो, वह है समनीय वर्षा। कौन सी वर्षा? संवहनीय वर्षा। सहवनीय वर्षा। सहवनीय वर्षा जानते हो कि बेटा, कि जब हमारे पास में पानी भरा है, पानी से क्या हुआ, पानी गर्म हुआ, वाष्पीकृत हुआ और ऊपर की ओर उठा, ऊपर की ओर उठा। पानी का वाष्प बन के ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है बेटा? संवहन कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बात? पानी का वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। बताइए, मेरी बात समझ में आ गई क्या? पानी Yes, का sir. वाष्प बनकर ऊपर उठना क्या होता है? संवहन होता है। कि वाष्प ऊपर गई, ठंडी हुई, बादल बने और बादल बन के क्या हो गई? वर्षा। तो ये वर्षा कौन सी कहलाएगी बेटा? संवहनीय वर्षा कहलाएगी। इसी प्रकार से आपका जो सिद्धांत है वो है संवहन धारा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है भाई? सिद्धांत का नाम है संवहन धारा सिद्धांत। कौन सा? संवहन धारा सिद्धांत। ये संवहन धारा सिद्धांत है, उसको देने वाले विद्वान का नाम ध्यान रखना, आर्थर होम्स है। कौन है? आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने 1930 में ये सिद्धांत दिया। 1930 के दशक में आता है, वैसे 30 का दशक मतलब 21 22 के लगभग इन्होंने दिया। तो ये हम जो अपनी बुकों में आता है, बुकों में एक ही नाम आता है 30 के दशक में। तो 30 के दशक में इन्होंने सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या था कि साहब आपका मेंटल है, मेंटल परत, ये ऊपर वाली ऊपर पट्टी आ गई, और सॉरी ऊपर पट्टी आ गई ऊपर वाली, और ये बीच वाली क्या आ गई? मेंटल। और नीचे वाली क्या आ गई बेटा? क्रोड। ये क्या है? ऊपर पट्टी। और ये क्या है? मेंटल। इन्होंने कहा कि आपकी जो मेंटल परत है, इस मेंटल परत में रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, उन रेडियो एक्टिव पदार्थ से आंतरिक ऊर्जा बाहर की ओर उत्सर्जित होती है। आंतरिक ऊर्जा बाहर की ओर क्या होती है? उत्सर्जित होती है। तो उन्होंने कहा कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या होगी भाई? पदार्थ है, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद गैस क्या होती है? बाहर की ओर आती है। जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, इसी रूप में होता है। जैसे भूकंप आते हैं, इसी रूप में आते हैं। भ्रंश होते हैं, वो इसी रूप में आते हैं। अब ये जो ज्वालामुखी उद्गार या जो क्रियाएं हैं, वो ताप के ऊपर की ओर आने पर, ताप के ऊपर की ओर आने पर क्या है? ये जो गैसीय पदार्थ है या पृथ्वी के आंतरिक भाग का पदार्थ है, वो ऊपर की ओर आता है। कब आता है? दाब हट जाता है। जब दाब कम होता है तो ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। और कौन सी क्रिया आरंभ हो जाएगी? रेडियो एक्टिव। इन्होंने कहा कि कौन सी क्रिया आरंभ हो जाती है? रेडियो एक्टिव। इस रेडियो एक्टिव क्रिया में क्या होता है कि आंतरिक पदार्थ है उससे हलचलें बाहर की ओर चलेगी। क्या होगी? बाहर की ओर चलेगी। अब बाहर की ओर आने पर यह है जो रेडियो एक्टिव धर्मिता है, इसके कारण बाहरी परपट्टी है, इसमें क्या आ जाते हैं बेटा? भ्रंश आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? भ्रंश आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा? बताइए। भ्रंश। भ्रंश आने के बाद ऊपर जैसे ही आएगी तो इसका सिद्धांत एक ही है। जैसे आपके संवहनीय धारा में क्या हुआ था? ऊपर गई थी, ऊपर ज्यादा ठंडा होगी, ठंडा होने के बाद वो क्या होगी? पुनः नीचे आ गई, फिर क्या होगी? वही ठंडा। इस प्रकार से वो
क्रिया चलती रहती है। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है कि यह जो ऊपर परपट्टी तक आने के बाद में यह धाराएं हैं पुनः क्या एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में क्या होती है विस्थापित हो जाती है। एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ये क्या है धाराएं हैं वो अपने दिशा के पूर्वी और अपने दिशा के पश्चिमी भाग में क्या होती है विस्थापित हो जाती है। अब जो भ्रंश हो गया ये भ्रंश है। इस भ्रंश से जो विखंडित पदार्थ है या विखंडित खंड है वो क्या होगा विपरीत दिशा में क्या करेगा गति करेगा। विपरीत दिशा में क्या करेगा गति करेगा। और ये विपरीत दिशा में गति करने के कारण किसका महाद्वीप और महासागरों का क्या हुआ है निर्माण हुआ है। कहने का मतलब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। सवनीय धारा जो है एक मिनट टाइम देख लेते हैं कितना रहा अभी है समझा दूंगा। देखो सवनीय धारा है सिद्धांत दिया आर्थर ओम्स ने। सवनीय धारा का मतलब है कि जो गर्म या तप्त गैस है या जो भी पदार्थ है जो गर्म है तप्त है या रेडियो एक्टिव है ये पदार्थ ऊपर की ओर गति करते हैं। किधर हमेशा ऊपर की ओर गति करते हैं। तो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं वो ऊपर की ओर गति कर रही है। अब ये तरंगे ऊपर की ओर गति कर रही है तो ऊपरी भूपरपट्टी पर आकर के भूपरपट्टी को परस्पर दो भागों में विभाजित कर देती है। या कोई खंडित भाग है उसको क्या करेगी ऊपर आने के बाद यह पूरब की ओर जाएगी तो उस भाग को उधर ले जाएगी और पश्चिम की ओर जाएगी तो भाग को उधर ले जाएगी। इसको मैं यूं समझाता हूं। देखो कितना समझ में आया। अब मैं इसको पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं समझा करके और इधर समझा देता हूँ। देखो ये आपका भूपरपट्टी का भाग है और ये धरातल से आ रही है आपके सवनीय धाराएं आंतरिक भाग से उत्पन्न हुई है। ठीक है इधर से भी सवनीय धाराएं नीचे से आ रही है ऊपर। ठीक है ऊपर की ओर आई तो इस भूपरपट्टी में ये क्या कर रही है धाराएं अब ऊपर आई तो अपने मार्ग से क्या होगी विक्षेपित होगी। अपने मार्ग से क्या होगी विक्षेपित होगी। ये पूर्व की साइड में जाएगी और ये पश्चिम की साइड में जाएगी। फिर ये क्या होगी दक्षिण की साइड में आएगी। ठीक है ये क्रम है इन धाराओं का चलता रहता है। ये क्रम इन धाराओं का चलता रहता है। तो ये क्या करेगी यहाँ से जो भूपरपट्टी का ऊपरी भाग है उसको करेगी विक्षेपित तोड़ देगी। क्या आया भ्रंश। क्या आया भ्रंश। अब ये इधर वाला भाग है वो तो क्या होगा पूरब की ओर विस्थापित हो जाएगा। इधर वाला भाग है वो पश्चिम की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो आर्थर ओम्स ने कहा कि सवनीय धाराओं के कारण ही पृथ्वी के ऊपरी परपट्टी में भ्रंश आए। पहले एक ही तो थी इस धारा के कारण ही इससे की ऊपरी परपट्टी में भ्रंश आए और धाराओं के कारण ही ये ऊपरी परपट्टी क्या हुई विस्थापित हुई। ये बात किसने कही बेटा आर्थर होन्स। ये सवनीय धारा क्या है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मेंटल परत है उसमें उत्पन्न गर्म धारा जो रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिव कणों से परिपूर्ण है इस धारा को क्या कहा सवनीय धारा कहा। बताओ बात समझ में आई क्या। यस सर आई ना। Yes, sir. और सवनीय धारा ने क्या हमारे क्रस्ट को तोड़ा और क्रस्ट को तोड़ने के बाद में क्या किया क्रस्ट का विस्थापन किया। फलस्वरूप महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। लेकिन यह सिद्धांत कुछ दिनों तक ही चला क्योंकि इस सिद्धांत की काफी आलोचनाएं रही और इस सिद्धांत को क्या किया इस सिद्धांत को विभिन्न विद्वानों के द्वारा नकार दिया गया। ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक धारा सवनीय धारा आई और उसने पृथ्वी के ऊपरी भाग को तोड़ भी दिया और विस्थापित भी कर दिया। तो इस सिद्धांत को नकार दिया। जबकि वेगनर का सिद्धांत कई आलोचना आई लेकिन उसके लिए या उसके ऊपर कोई सिद्धांत नहीं आया। तो वेगनर का सिद्धांत काफी दिन तक चला और आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं। तो बताओ समझ में आया क्या। यस आज का प्रश्न लिख लो टाइम होने वाला है। सवनीय धारा सिद्धांत क्या है उल्लेखित कीजिए।
और दूसरा प्रश्न है वेगनर के प्रवाह सिद्धांत से संबंधित वेगनर के प्रवाह सिद्धांत से संबंधित आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए। सर वापस बोलने एक बार। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए।